हेलो एवरीवन, आई एम आयशा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की हिस्ट्री का चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। आपको इस चैप्टर के नेम से ही पता लग रहा होगा कि हमारा पूरा वर्ल्ड किस तरीके से ग्लोबलाइज्ड हुआ, किस तरीके से आपस में कनेक्ट हुआ, उसका क्या प्रोसेस था, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हम प्री मॉडर्न टाइम से लेकर मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरीके से कन्वर्ट हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके बीच में क्या वॉर हुई, फिर किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को रिबिल्ड किया गया, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम अपना प्री मॉडर्न टाइम के बारे में पढ़ते हैं। प्री मॉडर्न टाइम में क्या था, जो ग्लोबलाइजेशन है। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन जो है वो अभी के टाइम से नहीं है, प्रेजेंट डे से, वो एंशियंट टाइम से है। एंशियंट टाइम्स में भी क्या होता था, ट्रेड हुआ करता था। अब जो है डेवलपमेंट होता था, वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी थी, बट लेकिन बहुत ही स्लो लेवल पर होती थी। अब क्या है, बट लेकिन प्रेजेंट डे में देखा जाए टेक्नोलॉजीज भी हैं, ट्रेड भी होता है अब भी, बट लेकिन बहुत ही फास्टर रेट पे। पहले के लोग क्या करते थे, अगर उन्हें ट्रेड करना होता तो उन्हें 1 साल लगता था अदर कंट्रीज में पहुंचने के लिए। और अब क्या है, ट्रेड के जो हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज हो गई है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, तो हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं और दूसरी कंट्री से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही हमारा पूरा ग्लोबलाइजेशन है। जो पूरी ग्लोबल वर्ल्ड की हमारी हिस्ट्री है कि किस तरीके से हमारा पूरा वर्ल्ड ग्लोबल बना, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। तो किस तरीके से पहले लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट किया, फिर अपने काम के लिए, जॉब के चक्कर में, ढूंढने के लिए वो माइग्रेट हुए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। और जो भी उनकी कैपिटल्स थे, मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, अपने एमएनसी सेटअप करी, दूसरी कंट्रीज में आकर इंडस्ट्री सेटअप करी अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए। एंशियंट टाइम्स में क्या था, जो भी ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट या फिर पिलग्रिम्स ट्रैवल थे, वो काफ़ी ज़्यादा अदर कंट्रीज में ट्रैवल करते थे। कुछ तो अपनी नॉलेज के लिए या फिर कुछ अपने काम के चक्कर में, जॉब के लिए। ठीक है। अब जो पिलग्रिम ट्रैवल थे या फिर प्रीस्ट थे, अपनी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, मतलब कि जो भी उनकी कल्चरल, जो रिलीजियस उनकी वैल्यूज थी, उनको स्प्रेड आउट करने के लिए वो ट्रैवल करते थे अदर कंट्रीज में। अब ये लोग जो है ट्रैवल करते थे, अपने साथ कुछ सामान भी लेके जाते थे, जैसे कि गुड्स, जैसे कि इनके कपड़े, रहना सहना, या फिर इनका जो भी खाना पीना, उनके साथ भी वो कैरी करते थे अपने साथ। जैसे कि उनकी मनी, ठीक है, उनके आइडियाज़, उनके इन्वेंशंस, वो अदर कंट्रीज में जाकर उनको भी इन्वेंट करते थे। सबसे बड़ी चीज़, जर्म्स एंड डिजीजेस, उनको भी साथ में, जब भी ट्रैवल करते थे, ये भी साथ में उनके जाती थी। अब आप प्रेजेंट डे की सिचुएशन ही ले रहे हो, जैसे कोरोना वायरस है, वो चाइना में था, बट लेकिन वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। वो इसी के थ्रू तो स्प्रेड हुआ, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे। इसी वजह से पूरे वर्ल्ड में चाइना, मतलब चाइना का जो हमारा कोरोना वायरस था, वो पूरा स्प्रेड आउट हो गया। अब हम पढ़ते हैं सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या है, उसका पूरे वर्ल्ड के साथ किस तरीके से लिंक था। बेसिकली सिल्क रूट जो है एक गुड एग्जांपल है, जो प्री मॉडर्न टाइम्स में ट्रेड होता था या फिर कल्चरल लिंक थे अदर कंट्रीज के साथ या पूरे वर्ल्ड के साथ, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको सिल्क रूट दिखाती हूँ। ये सिल्क रूट जो है, ये पूरा इस तरीके से रूट बनाया गया था जो कि पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट था, इसलिए इसका नाम सिल्क रूट रखा गया था। इसी रूट के थ्रू जो है सब जगह पर पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता था। ये जो चाइना था, यहीं से सिल्क रूट स्टार्ट होता था, क्योंकि चाइना में सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था, क्योंकि चाइना उस टाइम पर सबसे रिचेस्ट कंट्रीज थी। तो उसकी काफ़ी ज़्यादा लिंक अच्छे थे वेस्टर्न कंट्रीज और अदर कंट्रीज के साथ भी। काफ़ी सारे, एक सिल्क रूट नहीं था, काफ़ी सारे सिल्क रूट थे, बट सिल्क रूट जो था वो क्रिश्चियन ईरा था ना, 15th सेंचुरी में, वो उस टाइम से एग्जिस्ट करता है। वो हिस्टोरियन जो थे, उन्होंने काफ़ी सारे सिल्क रूट आइडेंटिफाइड किए, लैंड पर भी, मतलब सी पर भी। मतलब आप देख रहे हो कि सी और लैंड के थ्रू, दोनों के थ्रू ट्रेड जो था वो होता था। अब जो चाइनीज पोर्ट्रीज थी, चाइना से लेकर जाती थी वो अदर कंट्रीज में, और जो स्पाइसेस थे, मतलब मसाले वगैरह, वो इंडिया से लेके जाकर अदर कंट्रीज में ट्रेड करते थे। अब जैसे कि प्रीशियस मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, वो यूरोप टू एशिया में लेके जाया करते थे। अब जो ट्रेड एंड कल्चर का यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज होते थे। अब कोई भी ट्रेड कर रहा है तो उसके साथ में उसके कल्चरल भी एक्सचेंज होते थे। अब कोई भी ट्रेड करने के लिए ट्रैवल कर रहा है अदर कंट्रीज में, उसके साथ उसके कल्चरल भी जाते थे। अब जिस कंट्री में वो ट्रेड कर रहे थे, वो भी वहाँ के लोग उनके कल्चर को एक्सचेंज कर लेते थे, मतलब उनको अडॉप्ट कर लेते थे। जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरीज थे, या मुस्लिम प्रीचर्स, या बुद्धिज्म थे। ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड, मतलब अब कोई भी ट्रैवल कर रहा है ट्रेड के लिए, तो उसके साथ में उसके कल्चरल वैल्यूज भी जाते थे। तो अदर कंट्रीज में, जिस भी कंट्रीज में ट्रैवल करते थे, वहाँ के लोग उनके कल्चरल को भी, जो ट्रेड करने के लिए आए हैं, उनके कल्चर को भी अडॉप्ट कर लेते थे। जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरीज या मुस्लिम प्रीचर्स या बुद्धिज्म थे, ये इसी रूट से ट्रैवल करते थे। अब इनकी जो भी रिलीजियस वैल्यू है, या उनकी जो भी रिलीजन है, उसकी जो वैल्यूज हैं, उनकी स्पिरिचुअल वैल्यूज है, उनको स्प्रेड करते थे इसी रूट के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं फूड ट्रेवल्स। इनका क्या रोल था फूड का।
पूरे वर्ल्ड के ग्लोबली बनने में। बेसिकली फूड जो था एक अच्छा एग्जाम्पल है कल्चरल एक्सचेंज का। उस टाइम पर जो ट्रेडर्स या ट्रैवलर जो भी कंट्रीज में ट्रेड करते थे या फिर ट्रैवल करते थे, वो उसी कंट्रीज में जाके वो एक न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करते थे उसी लैंड पर। जैसे कि एग्जांपल, नूडल्स क्या है? नूडल्स तो स्पैगेटी। नूडल्स क्या था? वो चाइना में खाए जाते थे, वो फूड चाइना में यूज किया जाता था। बट लेकिन जब ये वेस्ट साइड में गया तो उसका नाम चेंज हो गया स्पैगेटी। ठीक है। अब पास्ता क्या है? जिसको हम इटालियन फूड बोलते हैं, बट बेसिकली इटालियन फूड नहीं है। जो अरब ट्रेडर्स थे वो सिसिली में आए थे 5th सेंचुरी में, तो उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था इस फूड का। तो अब इसका नाम चेंज हो गया इटली। इटली में जाकर इसका नाम चेंज हो गया पास्ता का, क्या? इटालियन फूड। अब जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इन्होंने डिस्कवर्ड किया अमेरिका को। ठीक है। अब जब वो इन्होंने अमेरिका को डिस्कवर्ड किया, उन्होंने वहाँ पे देखे काफ़ी सारे पटेटो, सोया, ग्राउंड नट्स, इन सबको इन्होंने देखा कि वहाँ पे अमेरिकाज में है ये न्यू क्रॉप से क्रिस्टोफर कोलंबस के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जो भी एशिया और यूरोप है, उन्हीं क्रॉप्स को कहाँ लेकर गए? अमेरिका से एशिया और यूरोप में, वहाँ पे उन्होंने उनका इंट्रोडक्शन किया। अब समटाइम्स क्या होता था, ये जो सारी क्रॉप्स थी जो कि अदर कंट्रीज में लेके जाया करती थी उनको, वो कभी कभी ऐसा होता था उनकी लाइफ या डेथ का सवाल बन जाता। किस तरीके से, ये हम देखते हैं। जो यूरोपियंस के पुअर थे, जब उनके पास पटेटोज आने लगे उनकी कंट्री में, तो उनको वो ईट करने लगे, मतलब खाने लगे, क्योंकि उनके लिए बेटर, मतलब अच्छा लगता था उन्हें खाना, और उनकी जो इससे खाकर जो लाइफ भी उनकी लॉन्गर हो जाती थी। मिड 1840s में क्या हुआ, जो यूरोप के आयरलैंड पुअरेस्ट पीजेंट थे, उन्होंने क्या किया, जो वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए पोटैटोस पर, क्योंकि वो पोटैटोस खाने लगे, उनको पसंद आते थे। अब एक डिजीजेस आई वहाँ पर, तो उन्होंने पोटैटोस की क्रॉप्स को यूरोप में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वहाँ पे पोटैटोस की क्रॉप्स नहीं होते थे, पोटैटोस नहीं उगते थे। इसके कारण क्या हुआ, जो भी पूरेस्ट पीजेंट थे यूरोप के, काफी ज्यादा मरने लगे, मतलब उनकी डेथ हो गई भूखे के कारण, क्योंकि वो पोटैटोज उनको खाने के लिए नहीं मिलते थे। अब पोटैटोज उनके लिए एक अच्छा खाना था, फूड, और बहुत ही कॉस्टली भी नहीं था, बहुत ही रीजनेबल था। कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। कॉन्क्वेस्ट मतलब लड़ाई झगड़ा, या फिर डिजीज मतलब बीमारी, ट्रेड तो आपको पता ही है। अब यूरोप ने क्या किया, इन्होंने सी रूट डिस्कवर्ड किया एशिया और अमेरिका में 16th सेंचुरी में। क्या क्या? सी रूट डिस्कवर्ड किया एशिया और अमेरिका में। अभी इसी सी रूट के थ्रू उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया अमेरिका से और एशिया से, और वहाँ पे अपने उनको एशिया और अमेरिका को अपने कॉलोनाइज बनाना स्टार्ट कर दिया। जो अमेरिका में क्या था, उन्होंने देखा यूरोप ने काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स और फूड क्रॉप्स थे। तो 16th सेंचुरी में क्या हुआ, यूरोप ने जो भी अमेरिका के मिनरल्स और फूड क्रॉप्स थे, उन्होंने ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया। कहाँ पर? यूरोप में और अमेरिका से, मतलब जो वर्ल्ड थे, वर्ल्ड के अदर पार्ट थे, वहां पर भी उन्होंने ट्रांसफर किया इन सब फूड और मिनरल्स को। अब मिड सेंचुरी में क्या हुआ, जो भी पोर्टुगीज और जो स्पेनिश थे, ये जो पोर्टुगीज स्पेनिश है, ये यूरोप की कंट्रीज हैं। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, तो उसके अंदर काफी सारी कंट्रीज आती हैं, तो उन्हीं कुछ कंट्रीज हैं ये वाली, पोर्टुगीज एंड स्पेनिश। इन्होंने क्या किया, अमेरिका को कॉलोनाइज और उसको कॉन्क्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब अपने दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कॉन्क्वेस्ट क्या है, तो मतलब कुछ लड़ाई झगड़ा या फिर फाइट वगैरह करके उसको कॉलोनाइज किया होगा, बट लेकिन ऐसा नहीं है। जो यूरोप थे, उन्होंने कोई भी वेपन्स या आर्म्स यूज नहीं किए अमेरिका को कॉलोनाइज करने के लिए, बट उन्होंने एक डिजीज की हेल्प ली। अब डिजीज क्या थी? वो स्मॉल पॉक्स। जो यूरोप में क्या था, एक स्मॉल पॉक्स डिजीज स्प्रेड हुई थी। अब उसी डिजीज को वो अमेरिका लेकर गए। ठीक है, बट लेकिन यूरोप के पास इस डिजीज से के लिए इम्यूनिटी थी। अब वहां पर आपको पता ही होगा स्मॉल पॉक्स के बारे में, अगर किसी को भी एक बार हो जाती है तो बहुत कम चांसेस होते हैं दोबारा होने का, क्योंकि हमारी बॉडी जो है एक इम्यूनिटी बना लेती है उस डिजीज से लड़ने के लिए। बट लेकिन अमेरिका के पास ये इम्यूनिटी नहीं थी इस डिजीज से लड़ने के लिए, क्योंकि वहां पर उससे पहले कभी स्मॉल पॉक्स आया ही नहीं। ठीक है। अब डिजीज ये अमेरिका में काफी ज्यादा स्प्रेड आउट हो गई, काफी ज्यादा जो कम्युनिटी थी अमेरिका की, वहां के लोग काफी ज्यादा मरने लगे इस डिजीज के कारण। तो क्या हुआ, यूरोप ने कैप्चर कर लिया अमेरिका को बिना कोई लड़ाई के। नाइनटीन सेंचुरी में क्या था, यूरोप अभी भी सफर कर रहा था पॉवर्टी और डिजीज और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट से। ठीक है, डिजीज क्या थी वहाँ पे? स्मॉल पॉक्स। अब 18th सेंचुरी में क्या था, चाइना और इंडिया काफी ज्यादा रिचेस्ट कंट्री थी, मतलब काफी ज्यादा रिचेस्ट कंट्रीज थी पूरे वर्ल्ड की, काफी ज्यादा यहाँ से ट्रेड हुआ करता था। अब चाइना ने क्या किया 18th सेंचुरी में, अपना ट्रेड करना अदर कंट्रीज के साथ बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, और आइसोलेशन में चला गया, अपने आप में ही रहता था। अब चाइना का रोल जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड हो गया। अब जो अमेरिका की इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। अब जो भी पहले चाइना से ट्रेड हुआ करता था, वो ट्रेड जो है वर्ल्ड ट्रेड शिफ्ट होकर कहाँ चला गया? यूरोप में। अब यूरोप जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया था वहां से करने का ट्रेड।
अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक प्री मॉडर्न टाइम्स के बारे में पढ़ा था। अब हम मॉडर्न टाइम्स किस तरीके से बना उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 19th सेंचुरी से जो है हमारा मॉडर्न टाइम स्टार्ट हो जाता है। ये जो हमारा टाइम है 1815 से लेकर 1914 तक, ये पूरा मॉडर्न टाइम है। यहाँ पे इस टाइम में हमें 3 डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेंगे। पहला इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, सेकंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, थर्ड टेक्नोलॉजीज। अब 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि पहले लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना स्टार्ट किया। जिस भी कंट्रीज में वो ट्रेड करते थे, फिर उन्हीं कंट्रीज को उन्होंने अपना कॉलोनाइज्ड बना लिया। कॉलोनाइज्ड बनाने के बाद अपनी जो एमएनसीज और इंडस्ट्रीज थे वहाँ पर सेटअप कर लिया अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिस्ट ने 3 मूवमेंट्स कौन से थे जो आइडेंटिफाई किए थे 19th सेंचुरी में, ठीक है, या फिर इंटरनल लेवल पर क्या एक्सचेंज हो रहा था। पहला, फ्लो ऑफ ट्रेड। जो ट्रेड था वो काफी ज्यादा हो रहा था, जैसे कि कॉटन और व्हीट का 19th सेंचुरी में। सेकंड क्या था? फ्लो ऑफ लेबर। लेबर का मतलब जो लेबर थे वो माइग्रेट हो रहे थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट या जॉब। थर्ड क्या था? फ्लो ऑफ कैपिटल, मतलब लोग बाग जो है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अदर कंट्रीज में, और वहाँ पे एमएनसीज और इंडस्ट्री सेटअप कर रहे थे अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए। अब वर्ल्ड इकोनॉमी हैज टेकन शेप, कि किस तरीके से जो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी थी उसने कैसे शेप लिया। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो ब्रिटेन था उसके पास खुद की सेल्फ एफिशिएंसी नहीं थी फूड प्रोडक्शन करने के लिए। उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो काफ़ी ज़्यादा लोअर था। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे चलती ही रहती थी। जो ब्रिटेन की पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी डे बाय डे। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियस बात है जो फूड की जो डिमांड थी वो भी इंक्रीज हो रही थी ब्रिटेन में। अब इसके चलते हुए कॉर्न लॉ पास किया। कॉर्न लॉ में क्या था, जो भी ब्रिटेन फार्मर्स थे वो चाहते थे, गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे थे, जितना भी ब्रिटेन में इंपोर्ट होता है कॉर्न का उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। क्योंकि जो ब्रिटेन के फार्मर जो भी उपजाऊ करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे, उनको उसका सही पैसा नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि जो बाहर से सामान आता था इंपोर्ट होकर वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिलते थे, तो जो लोग थे ब्रिटेन के वो उनको ही प्रेफर करते थे। तो जो ब्रिटेन का फार्मर्स थे उनका फूड कोई भी नहीं खरीदता था। तो इसलिए ब्रिटेन के जो फार्मर्स थे उन्होंने फोर्स किया गवर्नमेंट को कि ये कॉर्न लॉ इम्पोज किया जाए। अब कॉर्न लॉ एबोलिश क्यों किया गया? क्योंकि कॉर्न लॉ एबोलिश इसलिए किया गया, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर अर्बन ड्वेलर्स थे वो इस चीज़ से खुश नहीं थे। क्योंकि इसमें फार्मर्स का तो फायदा हो रहा था, बट लेकिन जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट या शहर के लोग थे उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा था। वो बहुत ही अनखुश थे, मतलब अनहैप्पी थे। फूड के प्राइसेस इससे हाई हो गए थे, क्योंकि जो ब्रिटेन के फार्मर्स थे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अपने खुद से करते थे अपने हाथों से, तो इसलिए उनका फूड जो था वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता था। तो वो ब्रिटेन के जो लोग थे वो उसको प्रिफर नहीं कर रहे थे इतना हाई फूड के लिए। तो वो चाहते थे जितने भी इम्पोर्टेड गुड्स जो आते हैं उनको प्रिफर करते थे। तो चाहते थे जो भी कॉर्न लॉ है उसको हटा दिया जाए। अब इससे क्या हुआ, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट अर्बन डॉलर्स थे उन्होंने फोर्स किया ब्रिटिश को कि गवर्नमेंट ये जो एबोलिश कर दिया जाए कॉर्न लॉ को। अब ये कॉर्न लॉ एबोलिश किया गया, इसका इम्पैक्ट देखते हैं कि किस तरीके से पूरे वर्ल्ड पर हुआ। बेसिकली उस टाइम पे ब्रिटेन जो पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड था, तो इसका इम्पैक्ट हमें पूरे वर्ल्डली देखने के लिए मिला। जो फूड इम्पोर्टेड हो रहा था ब्रिटेन में उसका लोअर, काफ़ी ज़्यादा लो प्राइसेस थे, तो लोग उसको प्रेफर करते थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब क्या हुआ, वो जो बाहर से इंपोर्ट होता था सामान उसको कम्पीट ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो बहुत सस्ता मिलता था, तो लोग सबसे ज़्यादा उनको प्रेफर ही करते थे। अब जो काफ़ी ज़्यादा एरियाज था ब्रिटेन में, उनके वहाँ का जो लैंड था वो खाली रहने लगा। वहाँ पे कोई मतलब अनकल्टिवेटेड रहने लगा, कोई एग्रीकल्चर काम पे काम ही नहीं करता था कोई पेजेंट्स। अब वो क्यों ही करें, क्योंकि उनको कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। और थाउजेंड्स ऑफ वुमेन थे, उनको वर्क से हटा दिया और वो मतलब खुद ही निकल गए, वो उन्होंने काम करना छोड़ दिया। अब वो सिटीज़ में, मतलब अदर कंट्रीज़ की जो सिटीज़ थी वहाँ पर उन्होंने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया अपने काम के लिए या पैसा कमाने के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ ब्रिटेन में, यहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो तो बिल्कुल खंजर हो गया, मतलब वहाँ पे तो काम करना किसी ने भी, पीजेंट ने मना ही कर दिया बिल्कुल। बट इसके साथ साथ क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था फास्टर लेवल पे। इससे क्या हुआ, जो हायर इनकम थी लोगों की वो ज़्यादा, मतलब इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई लोगों की। तो वो और ज़्यादा जो इम्पोर्टेड गुड्स है उनको प्रेफ़र करने लगे, उनको खरीदने लगे। अब क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में जितने भी ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनकी जो लैंड थी वो क्लीन, मतलब उनको खाली की जाने लगी। उनके जो मतलब पेड़ पौधे थे उनको काटे जाने लगे, जिससे कि वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर सके। और जो फूड जो है प्रोड्यूस कहाँ से किया जाएगा, क्योंकि अब ब्रिटेन को फूड तो वहाँ पे कोई काम ही नहीं कर रहा उसके लिए, एग्रीकल्चर पे तो फूड तो चाहिए उन्हें खाने के लिए। तो जो अदर कंट्रीज थी वो उनको फोर्स कर रही थी कि एग्रीकल्चर पे काम करने के लिए, जिससे कि जो ब्रिटिश की डिमांड है वहाँ के लोगों की फूड की, उनको वो पूरा कर सकें और उनको एक्सपोर्ट कर सके एक कंट्री से अपने, मतलब यूरोप में। 1890s में क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई, काफ़ी ज़्यादा उसके
हर जगह पर एक्सपेंशन किया जा रहा था एग्रीकल्चर का। अब क्या है, एग्रीकल्चर जो एक्सपेंशन था पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, जिससे कि ब्रिटिश की डिमांड को पूरा कर सके, क्योंकि ब्रिटिश में क्या था, वहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर पे काम नहीं कर रहा था, तो लोगों को वहाँ पे खाने के लिए चाहिए, तो वो अदर कंट्रीज़ को फोर्स करते थे प्रोटेक्शन एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन पे काम करने के लिए, और जितना ही प्रोडक्शन होता था उनका वो अपने कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर लेते थे। अब इसके लिए उन्होंने एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक अच्छी चीज़ बनाई उन्होंने कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि उनको इजीली ट्रेड कर सकें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को। उन्होंने रेलवे और हार्बर्स बनवाए, एग्रीकल्चर रीजन मतलब जहाँ पे भी वो एग्रीकल्चर रीजन था जिनको उसको इजीली हो जाए ट्रेड करना। अब जो लोग बाग थे जहाँ पे वो भी कल्टीवेट करते थे, उनका लैंड था एग्रीकल्चर पर, वो वहीं पर आकर सेटअप हो गए। अब उनके लिए अब वहाँ पर आकर सेटअप हो गए, उन्होंने घर की ज़रूरत होगी रहने के लिए, तो उन्होंने क्या करा, घर बनाना स्टार्ट कर दिया और वहीं पर सेटलमेंट उन्होंने अपना कर लिया। अब जो डिमांड थी लेबर की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, एक तो घर बनाने के लिए, ठीक है, दूसरा एग्रीकल्चर रीजन पर काम करने के लिए। तो जो 50 मिलियन पीपल थे वो माइग्रेट हुए यूरोप टू अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोग यहाँ पे क्यों माइग्रेट हो रहे थे। सबसे पहले रीज़न क्या था कि वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी यूरोप में, और डिजीज़ भी थी और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी थे। तो थर्ड फोर्थ क्या था, अपने मतलब पैसा कमाने के लिए दूसरी कंट्रीज़ में माइग्रेट हो रहे थे। तो आप ये सारे रीज़न दे सकते हो। द कैनाल कॉलोनीज वेस्ट पंजाब, जो इंडिया का पार्ट था वेस्ट पंजाब, वहाँ पे कैनाल कॉलोनी सेटअप की जाने लगी। जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी उन्होंने इरिगेशन कैनाल बनवाना स्टार्ट कर दिए सेमी डेजर्ट एरिया पे, मतलब इस तरीके का एरिया जहाँ पे कभी भी एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो वहाँ पे उन्होंने इरिगेशन कैनल बनवाए, जिससे कि जो वहाँ का लैंड है उसको फर्टाइल किया जा सके और वहाँ पे एग्रीकल्चर पर काम किया जा सके। तो उसी एग्रीकल्चर लैंड पे उन्होंने वीट और कॉटन को लोगों को फोर्स करते थे कि ग्रो करो, और उसके बाद वो उसी वीट एंड कॉटन को एक्सपोर्ट करते थे अपने ब्रिटेन में। इसी को बोलते हैं कैनाल कॉलोनी। अब लोगों को फोर्स किया जा रहा था कि पंजाब में जाके रहो, एग्रीकल्चर पे काम करो। यही था हमारा कैनाल कॉलोनी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि बिटवीन 1820 और 1914 के टाइम के बीच क्या हुआ। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एस्टिमेट किया, मतलब पहले के टाइम में क्या था, 25 टाइम्स ट्रेड होता था, पर अब जो है ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, पूरे वर्ल्ड में 40 टाइम्स होता है। तो आप देख रहे हो सीधा 25 से 40 टाइम्स होने लग गया। जो 60% जो ट्रेड था वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स ही होते थे, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या फिर मिनरल्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में क्या होता था, वीट या कॉटन, इनका सबसे ज़्यादा ट्रेड होता था अदर कंट्रीज़ में, और मिनरल्स में क्या, कोल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। इसी पार्ट में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ या फिर सब्जेक्ट से कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।